जय हिंद एवरीवन, आई एम आदित्य शंकर सोनी और एचटीसी विद्याश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर से हम लोग क्लास 10th की अपनी जर्नी को शुरू कर रहे होंगे। क्लास 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है। सब कुछ फर्स्ट है, एक्साइटिंग शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और आपने देखा कि मेरे लाइट बोलते ही इस रूम में पूरा का पूरा उजाला हो गया। अब आप ये चीजें शायद बचपन से जानते होंगे कि एक लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, किसी दूसरे सरफेस पे पड़ता है, ये सारी चीजें। रिफ्लेक्शन जो पहला टर्म है इस चैप्टर का, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। हमारे लेवल पे एक बेसिक सा डेफिनेशन है ये। लाइट एक तरीके का एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एक टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस या प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि हम लोगों को कोई भी चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं वो किस चीज के कारण देख पा रहे हैं? लाइट के कारण देख पा रहे हैं, राइट? तो यानी कि जो भी चीजें विजिबल हैं उसके लिए दो चीज चाहिए बेसिकली, हमारी आंखें और लाइट। दोनों में से कुछ भी एब्सेंट होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी। ये पहला टर्म है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या मतलब होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का शायद ये टर्म आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इस फिनोमिनन को, इस कॉन्सेप्ट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 में जब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको लाइट चैप्टर से सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब आपने इस फिनोमिना के बारे में पढ़ा होगा। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। प्रोपगेशन का मतलब होता है, या प्रोपगेट करने का मतलब होता है ट्रैवल करना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना। यानी कि इस नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट एक ग्लिच है यहाँ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपको आज तक आपसे झूठ बोलते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, लाइट भी बेंड करते हैं। किन सिचुएशंस में, उन्हें आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट बता दें कि जो लाइट बेंड करता है उसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस वर्ड के साथ बने रहिए, आगे डिटेल में सीखेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये आपने अपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक अंधेरा कमरा है, वहां पे कहीं से लाइट नहीं आ रही और आप एक खिड़की खोल देते हैं तो आपको उस लाइट का पाथ दिखता है कि वो जो लाइट उस खिड़की से अंदर आ रही है, आप देख पाएंगे कि हाँ, लाइट इज एंटरिंग द रूम। कुछ इस तरीके से, जैसे डायग्राम, जैसे पीछे वाले इमेज में आपको दिख रहा है कि इस अंधेरे कमरे में जो लाइट है वो खिड़की से आ रही है, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और ये जो पाथ है लाइट का वो सीधा सीधी स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। लाइट कभी भी ऐसे वेव्स नहीं बनाता, लाइट ऐसे बेंड करते हुए नहीं आ रहा है कि रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हुए आ रहे हैं, राइट? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इसी फिनोमिना को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर है? अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी सरफेस पे टकराएगा और वो वापस लौट जाएगा, उसी पाथ पे नहीं, दूसरे पाथ पे, दूसरे रास्ते से, उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, क्रिकेट वाला जो बॉल होता है, अपने बॉल से तो हमने हर किसी ने बचपन में खेला ही होगा। एक बॉल को हिट करो दीवार पे, क्या होता है? वो बॉल दीवार पे टकराता है और वो वापस बाउंस करके आ जाता है शायद हमारे हाथ में, और ज्यादा जोर से मार दिया तो कहीं बल्ब पे जाके लग जाएगा, टीवी तोड़ देगा, उसके बाद मम्मी हमें तोड़ देंगी हमारे घर पे उसके लिए, राइट? तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक, किसी भी चीज का बाउंस कर जाना वापस से। तो लाइट किसी सरफेस पे टकराएगा इस तरीके से, इसे नाम दे देते हैं पीक्यू। अभी जिस सरफेस पे टकरा रहा है, टकराने को इंग्लिश में इंसिडेंट करना बोलते हैं। तो जो रे इंसिडेंट कर रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, उसे इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यहाँ पे एक और चीज बनाते हैं, नॉर्मल, आपने सुना होगा।
यानी कि जो सरफेस है, जो ओपेक सरफेस था हमारा, उसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। उस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे, राइट? तो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जस्ट 90 डिग्री पे आपने जो लाइन बनाया, उसी लाइन को, इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। दो वर्ड याद रखना, परपेंडिकुलर, इमेजिनरी लाइन इज नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों बनाते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस नॉर्मल का। अभी आप देखिए कि ये इंसिडेंट रे जो आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल आर, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो लॉ है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने बचपन में पढ़ा होगा। The first law of reflection says that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. आ गया फर्स्ट लॉ? अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। The second law says the angle of the incident ray, the normal and the reflected ray. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है ये? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द पॉइंट मिरर एट, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये स्टेटमेंट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इसको इग्नोर करिए, सिंपल से पढ़िए। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो सारे रेज हैं, ये तीनों की तीनों जो चीजें हमने ड्रॉ की इस डायग्राम में, वो सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। क्या मतलब है इसका? प्लेन का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं। इंसिडेंट रे, हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है। नॉर्मल, हम लोग ये भी जानते हैं नॉर्मल भी क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जहाँ पे इंसिडेंट रे, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे साथ में मैच कर रहे हैं, और नॉर्मल जहाँ पे साथ में मिल रहा है, उस डायग्राम में देखो, दैट इज द सेम पॉइंट। तो ये सब जो है वो एक प्लेन पे है। प्लेन मतलब है एक सरफेस। व्हाट इज अ सरफेस? जैसे कि हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो एक फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस को ही प्लेन सरफेस कहा जाता है। आप जिस पेपर पे लिखते हैं वो भी फ्लैट है, वो भी प्लेन है। हम जिस टेबल पे ये सारी चीजें रखी हुई है मेरे आगे, जो भी सामान रखा हुआ है, वो टेबल प्लेन सरफेस है। तो यानी कि ये जो डायग्राम बनाया गया है वो एक प्लेन के ऊपर बनाया गया है। तो इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन पे होते हैं। दे लाई ऑन द सेम प्लेन। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्म है मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, ये टर्म आपने बचपन में सुना होगा। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एक रेगुलर मिरर होता है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स पे अपने अपने चेहरे को देखने के लिए, राइट? तो दैट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले उस पर सिल्वर कोटिंग करते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं। आओ पीछे पीछे फिर से देख लेते हैं ना। ये आपके पास एक ग्लास का टुकड़ा है, शीशे का एक अच्छा सा टुकड़ा है। उस पर आपने एक तरफ, दोनों तरफ नहीं करना, एक तरफ सिल्वर का कोटिंग कर दिया, सिल्वर का लेयर चढ़ा दिया। अब उसके ऊपर एक ओपेक मटेरियल से पेंट कर दो। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट पास ना कर सके। तो एक ओपेक मटेरियल चढ़ा दो उसके ऊपर। क्या हो जाएगा उससे? उससे ये होगा, सिल्वर कोटिंग चढ़ाने से होगा ये कि लाइट जो है, अधिकतर लाइट वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक अच्छा खासा दुनिया का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाले मटेरियल्स में से एक है सिल्वर। और ओपेक मटेरियल चढ़ाने से क्या होगा कि उस ग्लास के थ्रू जो थोड़ा बहुत भी लाइट सिल्वर कोटिंग के बाद भी जो ट्रेवल कर रहा था वो भी अब रुक जाएगा। ठीक है, इस कारण क्या हुआ कि अब ये मिरर तैयार है, रेडी टू यूज है। इस मिरर का एक ओपेक सरफेस है और इस मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देख लो,
दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा, अभी मिरर काम कैसे करेगा? मिरर का फंक्शन सिंपल होता है, हमने जब अपने आगे एक मिरर रखेंगे हम लोग, तो हमारे रूम में जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं आसपास, वो सारी लाइट्स लाइट से जो वो सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो बल्ब हैं, उनसे लाइट हमारे फेस पे पड़ेगी, हमारे फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा मिरर पे, और मिरर क्योंकि सिल्वर कोटिंग किया हुआ है और एक ओपेक मटेरियल चढ़ा हुआ है उस पे, तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगा, लाइट वापस से सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आएगा, और वो ही उसी के कारण हमें अपना इमेज उस मिरर के अंदर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अगर आपको इसको डायग्राम में बनाना है एक मिरर को, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींचे, उसमें मल्टीपल है इस तरीके से छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स बना दो। ये आपका एक मिरर का डायग्राम है। अब ये जो स्मूथ साइड है उसे रिफ्लेक्टिंग साइड कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, और जो रफ साइड है उसे ओपेक सरफेस कहा जाता है। रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑल फ्रॉम अ रिविजन पर्सपेक्टिव। हमने ये 10th के लेवल पे हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम लोग सीख चुके हैं इस चीज को। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट हिट करता है और जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उस केस को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेसेस, एग्जांपल जैसे कि एक प्लेन ग्लास है, स्टिल वाटर यानी कि पानी जो रुका हुआ है, जो स्थिर है, हिलता डुलता पानी नहीं। ठीक है, हिलता डुलता पानी मतलब ऐसे पानी जिसमें कोई वेव्स ना बन रहे हैं। अगला है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस पे होता है, हर चीज। जैसे कि आप देखो ना, एक दीवार है, उसपे वो हम लोगों को देखने में स्मूथ लग सकता है, उसपे प्लास्टर है, पुट्टी है, पेंट चढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक ग्लास के कंपैरिजन में या मेटल के एक ऐसे पीस के कंपैरिजन में जिसको अच्छा खासा पॉलिश किया गया है, वो सरफेस काफी रफ है। तो जो रफ सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। वो कुछ इस तरीके से होगा। कंफ्यूज मत होना कि क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए इस चीज को सोच के, बट ऐसा नहीं है। स्मूथ सरफेसेस और रफ सरफेसेस यानी कि रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरीके से पूरी तरीके से फॉलो होते हैं। देख लो इस डायग्राम को अच्छे तरीके से। आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव अहेड। जैसा कि कंक्रीट वॉल, रनिंग वाटर, आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं रफ सरफेसेस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्पेशल फीचर्स, कि उसकी क्या खासियत है। तो एक प्लेन मिरर में, मतलब कि एक नॉर्मल मिरर में क्या क्या होता है, देखते हैं क्या क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड इज इन अ प्लेन मिरर इरेक्ट होता है और सेम साइज का होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी कि आप जब अपने आप को एक मिरर में देखते हैं तो आप उल्टे थोड़ी ना हो जाते हैं कि सर ऊपर, कि पैर ऊपर सर नीचे, नहीं होता। बंदरों वाली हरकत नहीं करते हम लोग, राइट। चमगादड़ नहीं बन जाते। हम इंसान हैं, इंसान रहते हैं। अपने आप को जब आप एक प्लेन मिरर में देखिएगा तो जैसे आप दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now I have to get off the camera ताकि आप इस इमेज को बढ़िया से देख पाए। ये देख, आपको क्या दिख रहा है कि इस आपके इस इमेज में एक चेस बोर्ड है, उसके ऊपर एक चेसमैन यानी कि किंग वाला जो डाइस चेसमैन होता है वो रखा गया है। उसका जो रिफ्लेक्शन मिरर में बनेगा ना, उसकी दूरी बिल्कुल सेम होगी जितना वो मिरर से जितना दूर है। तीसरा है
image in a mirror is laterally inverted. laterally inverted का मतलब क्या होता है, समझाते हैं। कभी आप में से, मतलब कभी क्या, ये कैसा सवाल है, हम में से हर किसी ने जिंदगी के कभी कभी ना किसी ना किसी पड़ाव पे अपने आप को शीशे के आगे देखा ही नहीं। काफी भारी भरकम बातें कर रहे हैं ना, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे, अरे डेली देखते हैं, डेली 2-3 घंटे तो हम लोग अपने आप को मिरर में निहारने में लगा ही देते हैं। अरे भगवान ने कितनी अच्छी शक्ल बना के भेजी है हमें। होता है ना ऐसा? तो ऐसा अगर होता है, आप अगर अपने आप को मिरर में देखते हैं, चाहे वो कंघी करते वक्त, चाहे लिपस्टिक लगाते वक्त, मेकअप लगाते वक्त, राइट, अपने खूबसूरती को, अपने सुंदरता को इनहांस करने के लिए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार मिरर में आप जब अपने राइट साइड के बाल को झाड़ रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि राइट साइड में बाल खराब है कि लेफ्ट साइड में बाल खराब है। ऐसा होता होगा, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इमेज है ना वो लैटरली इन्वर्टेड हो जा रहा है, लैटरली इन्वर्ट हो जा रहा है। आगे वाले इमेजेस में देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इस तरीके से, फिर से हमको कैमरा के सामने से हटना होगा, लाइक दिस। यानी कि उस लड़के का ओरिजिनल राइट हैंड मिरर में उसका लेफ्ट दिख रहा है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। आइए अब प्लेन मिरर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। एक रोबोट है, वो खड़ा है एक मिरर से 8 मीटर की दूरी पे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका इमेज कितनी दूरी पे बनेगा। बच्चे वाले सवाल है, राइट? At what distance from him will his image be formed? तो हमें पता है कि जितनी दूरी इस रोबोट के बीच में और इस मिरर के बीच में है, उतनी ही दूरी उस रोबोट के इमेज के बीच में और उस मिरर के बीच में होगी, 8 मीटर। तो यानी कि रियल रोबोट और जो रोबोट का इमेज है उसके बीच की दूरी 8 मीटर्स प्लस 8 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर्स हो जाएगी। अगर वो 2 मीटर आगे चल जाता है, यानी कि मिरर की तरफ चल गया, अब उसकी दूरी कितनी हो गई? पहले 8 मीटर था, अब 2 मीटर माइनस कर दो, 6 मीटर हो जाएगा, राइट? तो उसका पूछा जा रहा है क्या, एट व्हाट डिस्टेंस विल हिज इमेज बी फॉर्म? इमेज कितनी दूरी पे बनेगा? तो अगर वो 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है मिरर पे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इमेज है वो भी 6 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। तो 6 मीटर इज आवर आंसर। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स फ्रॉम द मिरर। और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि रोबोट के बीच में और उस इमेज के बीच में दूरी कितनी हो गई? 6 मीटर्स प्लस 6 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्लास में, यानी कि क्लास 10th में, हमें मिरर्स के एक नए टाइप के बारे में बताया जाएगा। Will be introduced to a new category of mirrors that are called spherical mirrors. अब हमको ये भी तो समझाने की जरूरत नहीं है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होंगे। जी, पढ़ाई जरूर करेंगे उनके बारे में, बातें जरूर करेंगे डिटेल में, लेकिन एक स्फेरिकल मिरर ऑफ कोर्स अनलाइक प्लेन मिरर्स स्फेरिकल शेप के होंगे, मतलब कि गोल होंगे। कैसे बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स को, आइए बात करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर दो तरीके के, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स का मतलब है क्या, चलो ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब समझाने से पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लो कि किस तरीके से होता है। आपने एक शीशे का बॉल लिया, बॉल नहीं बोल रहे हैं, बॉल बोल रहे हैं, BALL, जो अंदर से खाली था, जो अंदर से खोखला था। शीशे का बॉल है मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। अब उस बॉल को आप कट कर दीजिए, उस बॉल का एक हिस्सा कट कर दीजिए और उसके बाहर वाले सरफेस को पेंट कर दीजिए। पेंट क्यों करेंगे?
ताकि जो लाइट अभी तक उस स्फीयर के थ्रू ट्रेवल कर जा रहा था, थ्रू पास कर जा रहा था, वो पास ना कर पाए। तो यानी कि जो अंदर वाला कर्व सरफेस है, धसा हुआ हिस्सा है, अंदर की तरफ वाला हिस्सा है, वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और जो बाहर का हिस्सा हमने पेंट किया था वो ओपेक बन जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस तरीके का मिरर है? कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिचुएटेड इनसाइड द मिरर, मतलब वो अंदर की तरफ होता है। आप इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है विजुलाइज करना। एक प्लास्टिक का बॉल लो, ठीक है, अब उस प्लास्टिक के बॉल को काट लो। शायद आप शीशे के गोल से बॉल को समझ नहीं पा रहे होंगे, शीशा का गोल बॉल हमने बचपन में कभी देखा नहीं है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है जनरली। तो प्लास्टिक के बॉल से तो खेला है ना हमने। प्लास्टिक का बॉल लो, उसको काट दो, आपको दो सेमी स्फीयर मिल गया। सेमी स्फीयर मतलब आधा आधा स्फीयर, यानी कि कटोरी का शेप मिल गया बेसिकली आपको। अब उस कटोरी को क्या करो कि कटोरी का जो बाहर वाला यानी कि उठा हुआ जो सरफेस होता है ना, बाहर की तरफ वाला, उसको पेंट कर दो, जैसे कि आपने इस इमेज में किया। बाहर वाले सरफेस को पेंट कर दिए। अब ध्यान रखना कि ये जो हमने पेंट किया ये शीशा था, ये प्लास्टिक नहीं है, ये शीशा है। शीशा मतलब जिसके आसपास आर पार लाइट ट्रेवल कर सकता है, लाइट आर पार इसके जा सकता है। हमने पेंट किया, अब पेंट करने के कारण लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगी। तो जो अंदर बाहर की तरफ पेंट किए तो क्या हुआ कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग बन गया, और बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग नहीं था क्योंकि उस पर हमने पेंट कर दिया, राइट। अंदर वाला हिस्सा, कांच का जो अंदर वाला हिस्सा था, उस कांच बॉल का जो अंदर वाला हिस्सा था वो कॉन्केव बन गया। अब उसी तरीके से इस मिरर को कॉन्केव मिरर कहा जाता है, क्योंकि कॉन का मतलब होता है कर्व्ड और केव का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि एक ऐसा मिरर जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो उसे कॉन्केव मिरर कहा जाता है। अब इसका ऑपोजिट देखो, एक फिर से दूसरा स्फीयर लीजिए। अब इस बार उसके अंदर वाले सरफेस को रंग दीजिए, पेंट कर दीजिए, कलर कर दीजिए। शीशा था तो लाइट आर पार जा रहा था, लेकिन पेंट कर दिए तो लाइट आर पार नहीं जाएगा। लाइट बाहर वाला जो उठा हुआ सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, यानी चिकने वाले हिस्से से जो बाहर की तरफ है उससे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, इसलिए उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यानी कि कॉन का मतलब कर्व, वेक्स का मतलब बाहर की तरफ, यानी कि ये मिरर बाहर की तरफ कर्व है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। देखो, अब इस मिरर को डायग्राम के रूप में देखना है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बाहर की आपने एक स्फीयर बनाया, उसके एक हिस्से को काट लिया, अब उसके अंदर वाले हिस्से को पेंट कर दिया। वो जो लाइन 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 जैसा आप देख रहे हैं वो पेंट जब हम करते हैं मिरर को, उसको दिखाने के लिए दिखाया जाता है, बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो जो स्मूथ साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा, और जो रफ साइड है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया। ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। और इसी को ऑपोजिट कर दो, बाहर वाले हिस्से को पेंट कर दो, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो कॉन्केव मिरर बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स एंड इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स एंड द ओपेक सरफेस इज आउटवर्ड्स। देख लो इस चीज को अच्छे से। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ स्पेशल बातें हैं दोनों मिरर्स के बारे में, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट टकराता है, इंसिडेंट करता है, तब लाइट के जो रेज हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये जो बीच वाला है वो दूर नहीं गया, वो सेम रास्ते पे वापस लौट गया। वो क्यों लौट रहा है वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन बाकी दोनों रेज आपको दिख रहे हैं कि वो
रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूर चला जा रहा है रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे से, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है एक दूसरे से दूर चले जाना। तो लाइट रेज क्योंकि एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो किस मिरर को डाइवर्जिंग कहा जाता है? प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो सही जवाब है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, आपके बोर्ड्स में या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन में, एनटीएससी में भी, आप सोचो एनटीएससी नेशनल टेस्ट, ये जो एनटीएससी है नेशनल टेस्ट जो होता है आपके स्किल टेस्ट के लिए, राइट? तो ये एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था 2017 बिहार एसटीएससी यानी कि स्टेट्स टेस्ट फॉर वो सिलेक्शन जो होता है, उसमें आपको ये पूछा गया था सवाल कि कौन से मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या नन ऑफ दीज। आप लोग जवाब दे सकते हैं सवाल का। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि ये सारे लाइट रेज को कन्वर्ज कर देते हैं आपस में। लेट्स मूव अहेड। अब कुछ कॉमन टर्म्स। ट्रांसपेरेंट स्फीयर, जो हमने शुरू में कहा था, स्फीयर यानी कि बॉल के शेप का, जो शेप बॉल का होता है वही उसी को स्फीयर बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट स्फीयर लेना है, उसको दो हिस्सों में कट करना है, उसके एक हिस्से में अंदर वाले सरफेस को पेंट कर देना है और एक हिस्से के बाहर वाले सरफेस को पेंट कर देना है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। ये जो सी है, ये इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये जो पूरा स्फीयर था ना, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये पूरा जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तो एक स्फीयर से ही बनाया था ना। जो नया मिरर बना है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यानी कि वो एक एग्जांपल है स्फेरिकल मिरर्स का, वो भी तो एक स्फीयर का हिस्सा था पहले। अब उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आगे पोल। अब मान लो कि हमने एक मिरर बनाया। हमने कौन सा मिरर बनाया? हमने कॉनकेव मिरर बनाया। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये कॉनकेव मिरर है। अब किसी भी मिरर का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका कुछ ना कुछ लेंथ है, उसके लेंथ को मेजर करिए। कैसे मेजर करिएगा? एक धागा लीजिए, एक एज पे लगाइए, उस धागे को ऐसे ट्रेस करते हुए उसके दूसरे एंड तक ले जाइए और फिर उसको स्केल से मेजर कर लीजिए। तो उस धागे का जितना लंबाई आया वही उस मिरर का भी लेंथ है। अब उसका जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि मान लीजिए कि लंबाई आया 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। बिल्कुल 5 ही होता है। तो 12, अगर मान लीजिए कि 12 आया था, तब क्या करते? तब 6 हो जाता है। लेकिन फिर सवाल है कि अगर कोई और नंबर में आ गया तो और नंबर को भी तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि 17 सेंटीमीटर उसका लेंथ आ जाता है किसी स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तब क्या करेंगे? 17 का आधा कर दो। 17 का आधा कितना होता है? 18.5। मेरा मैथमेटिक्स भी अच्छा होते जा रहा है। यानी कि आप लोगों की मैथमेटिक्स तो अच्छी होगी, फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस? हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को साथ में कनेक्ट करेगा। यही इमेजिनरी लाइन बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अगला टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? द रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस आपको पता है, राइट? डायमीटर का आधा होता है। रेडियस एक सर्कल का होता है, लेकिन यहां पे रेडियस एक कर्व का है।
ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो मिरर आपको दिख रहा है, ये शेप कौन सा है? ये कर्व शेप है, राइट। इसी के कारण ये जो कर्व शेप है, इसका जो रेडियस है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ सर्कल नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये कर्व शेप है, इसीलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। देखिए, बार बार एक एक वर्ड को इतने इतने मल्टीपल टाइम्स एम्फेसाइज करने का पर्पस यही है कि आप इन नए टर्म्स से, अगर आपके लिए ये टर्म्स नए हैं तो आप वाकिफ हो जाएं, क्योंकि अभी जो पढ़ाई ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये जो नए नए टर्म्स हैं, ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड लेवल की चीजें हैं। अब रिवीजन हमारा खत्म हो चुका है, 10th लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल फोकस? हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो दूरी होती है, उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है, यानी कि हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे आपका बन जाएगा प्रिंसिपल फोकस, उसे एफ से डिनोट करेंगे। और प्रिंसिपल फोकस का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक कॉन्केव मिरर में बनने वाला जो फोकस होगा, या जो प्रिंसिपल फोकस होगा, उस पे अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, बार बार नई नई चीजें हम लोग बोल रहे हैं क्या? बहुत सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनो। हम बोल ये रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये इमेजिनरी लाइन था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट कर रहा है, उसके पैरेलली अगर लाइट रेज सेंड करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, और जिस पॉइंट पे आके वो मिलेंगे, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस, और इसे कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं इसे। नाउ कमिंग टू कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये सारे जो पार्ट्स थे एक मिरर के, वो सब होता है, क्योंकि ये मिरर भी एक कर्वेचर का, एक स्फीयर का हिस्सा था, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस कर्व का जो सेंटर है, तो उसे कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। इस मिरर का कुछ लेंथ होगा, उसका जस्ट हाफ, एग्जैक्ट हाफ को हम लोग प्रिंसिपल फोकस, पोल से डिनोट करते हैं, POLE, पोल। अब वो इमेजिनरी लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में कनेक्ट करता है, उससे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अब देखिए, इन पैरेलल लाइट रेज को जैसे ही हमने सेंड किया इस मिरर के पास, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, राइट। डाइवर्जिंग का मतलब वो डाइवर्ज करा देगा, वो दूर भेज देगा लाइट रेज का। तो वो क्या हो गया? ये सारे लाइट रेज दूर चले गए एक दूसरे से। तो ये क्या हुआ? अगर वो दूर चले गए, तो हम अगर मान लीजिए कि कोई इंसान इस डायरेक्शन में खड़ा है और उसके आंखों में सारी की सारी लाइट रेज पड़ती हैं, तो उस इंसान के दिमाग को वो अजम्पशन होगा, वो इंसान का दिमाग ये अज्यूम कर लेगा कि ये जो लाइट रेज है ना, ये मिरर के पीछे किसी हिस्से से आ रही है। कहां से आ रही है? उस एक पॉइंट से आ रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में, इस इमेज में देख सकते हैं। और इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कुछ पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे नोट करना है आगे, जैसे कि फोकस दोनों में किस तरीके से अलग अलग बनता है। आप ये पढ़ेंगे कि फोकस एक कॉन्केव मिरर में रियल फोकस बनता है, एक कॉन्केव मिरर में एक रियल फोकस बनता है, जबकि एक कॉन्वेक्स मिरर में एक वर्चुअल फोकस बनता है। वर्चुअल क्यों, रियल क्यों, ये सब आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, आपको डेफिनेशन पता ही है, हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं एक बार। आगे रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस। चलिए, जब इस स्लाइड में यहाँ पे है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट इमेज में
जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअली में वो लाइट रेज मिल रहे हैं एक पॉइंट पे जाके। फोकस करने का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो, मतलब सारा का सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा दो, केंद्रित कर दो, एक ही जगह लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा लाइट एक ही जगह आके कन्वर्ज हो जा रहा है, एक ही जगह फोकस्ड हो जा रहा है, इसीलिए उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और यहाँ पे लाइट रेज असली में मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे डायग्राम में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो लाइट रेज है वो असली में मीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा अज्यूम कर रहा है हमारा दिमाग कि लाइट रेज कहीं मिरर के पीछे से आ रहे होंगे, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर में एक वर्चुअल फोकस बनता है और रियल और कॉन्केव मिरर में एक रियल फोकस बनता है। व्हाट इज फोकल लेंथ? जो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल एंड द मिरर, पोल ऑफ द मिरर and the focus of the mirror is called focal length. This is the focal length and this is the focal length of a convex mirror. ये रहा concave mirror का और ये रहा convex mirror का focal length. एक और बात, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि क्योंकि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, उसके जस्ट बीच में बनता है, एकदम सेंटर पे बनता है। तो यानी कि पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर होगी। यानी कि इससे हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि एफ यानी फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होगा, यानी f इज इक्वल टू r बाय 2 या r इज इक्वल टू 2f। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इसी नॉलेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। काफी आसान सवाल, आप लोग देख लीजिए। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, हमें पता करना है फोकल लेंथ। देखो इतना इतना कैलकुलेशन तो ये ठीक है, स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो हमें ये बढ़िया से डेकोरेट करके दिया हुआ है, मगर इन सवालों को सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमें, जिसे कहते हैं मुंह जुबानी सॉल्व करना। यानी कि खटाक से सवाल सुना, खटाक से जवाब आ गया, जवाब इससे कितना होगा 16 सेंटीमीटर। वो तो सुनते के साथ ही आ जाना चाहिए, राइट? काफी आसान सवाल। फॉर्मूला है f इज इक्वल टू r बाय 2। तो यहाँ पे f पता करना है हमें, r की वैल्यू दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर वैल्यू डालिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 16 सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा। फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करिए। 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो है उसका दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू r बाय 2। इसी से फॉर्मूला एक और निकल जाएगा हमारा। अगर f इज इक्वल टू r बाय 2 देन r इज इक्वल टू 2f, जो हमने पहले भी बात कर ली। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काफी सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। लेट्स मूव अहेड। तो आज के लिए हमने बहुत सारी चीजें सीखी इस मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में हमने सीखा, क्या क्या सीखा बताइए जल्दी से। रिवीजन किया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वापस से रिवाइज किया, प्लेन मिरर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में उन्हें फिर से रिवाइज किया, और एक नए क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में जाना हमने, जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उनके प्रॉपर्टीज पढ़े,
और पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर जो होता है, चाहे वो पोल हो, फोकस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, इन सब के बारे में डिस्कस किए और उसके बेसिस पे कुछ आसान सवाल भी किए. So for this session, for this module, for this lecture, this is it. Thanks for watching.